जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया, मतलब जहाँ गर्भावस्था मानव शरीर में नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर हो रही हो। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना। बिल्कुल, पर ये शायद अब उतना दूर नहीं है। हम आज बात कर रहे हैं ग्वांगझो की एक चीनी टेक कंपनी काइवा टेक्नोलॉजी की। हाँ, काइवा टेक्नोलॉजी, और उनके साथ हैं डॉक्टर झांग केफेंग। वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड गर्भधारण रोबोट हो सकता है। पहला ह्यूमनॉइड गर्भधारण रोबोट, कमाल है। मतलब इसका मकसद क्या है? क्या ये कृत्रिम गर्भ के जरिए बच्चों को पालना और जन्म देना है? हाँ बिल्कुल, उद्देश्य यही है कि कृत्रिम गर्भ का इस्तेमाल करके मानव शिशुओं को गर्भ में पाला जाए और फिर जन्म भी दिया जाए रोबोट के जरिए। और ये समझना जरूरी है, जैसा हमारे सूत्र बताते हैं, कि ये सिर्फ कोई बेहतर इंक्यूबेटर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरे आकार का ह्यूमनॉइड होगा, मतलब इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट, और उसके पेट में एक गर्भ जैसा मॉड्यूल होगा। गर्भ जैसा मॉड्यूल? अच्छा। और दावा यह है कि ये गर्भधारण से लेकर जन्म तक, मतलब पूरा जो साइकिल है, उसका अनुकरण कर पाएगा। हाँ, दावा तो यही है। काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लगता है। बिल्कुल। और इसका प्रोटोटाइप कब तक आने की उम्मीद है? कुछ अंदाजा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटोटाइप शायद 2026 तक आ सकता है। और लागत का भी अंदाजा दिया गया है। अच्छा, कितनी? करीब 1 लाख युआन, मतलब भारतीय रुपयों में देखें तो कोई 12 लाख रुपए के आसपास, या $14,000। 12 लाख? तो शुरू में तो ये काफी महंगा सौदा लगता है, आम लोगों की पहुंच से शायद बाहर। हाँ, जाहिर है शुरुआती लागत तो यही इशारा करती है कि ये शुरू में बहुत सीमित होगा। तो आज हमारे पास इस पर कई सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं, कुछ टेक रिपोर्ट्स भी हैं। चलिए इन्हीं के आधार पर इस तकनीक को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे जो सवाल है और इसके क्या असर हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, शुरुआत करते हैं कि ये काम कैसे करेगा, मतलब बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे। हाँ, ये काम कैसे करेगा? तो मूल आइडिया ये है कि भ्रूण को एक सिंथेटिक एमनियोटिक द्रव में रखा जाएगा, मतलब एक तरह का कृत्रिम गर्भजल। ओके। और पोषण के लिए एक खास तरह की ट्यूबिंग प्रणाली होगी जो नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड का काम करेगी। अच्छा, मतलब बिल्कुल शरीर की नकल करने की कोशिश। हाँ, एक तरह से। और डॉक्टर झांग का ये भी कहना है कि जो कोर तकनीक है, मतलब कृत्रिम गर्भ वाली, वो लैब में पहले से ही परिपक्व है। परिपक्व, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये टेस्ट हो चुकी हैं, सफल रही हैं? हाँ, परिपक्व से शायद इनका मतलब है कि लैब की कंडीशंस में, जैसे तापमान कंट्रोल करना, द्रव की संरचना बनाए रखना, बेसिक लाइफ सपोर्ट देना, ये सब टेक्नोलॉजिकली संभव हो चुका है। अच्छा। लेकिन असली चुनौती वो ये है कि इसे एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में कैसे इंटीग्रेट किया जाए। मतलब ये सिर्फ एक स्थिर टैंक ना हो, बल्कि एक डायनामिक सिस्टम हो। ये बात तो है, लेकिन कई चीजें अभी भी साफ नहीं है। जैसे सबसे बड़ा सवाल, निषेचन कैसे होगा, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कैसे होगा? हाँ, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और दिलचस्प बात ये है कि इन डिटेल्स पर कंपनी ने पर्दा रखा हुआ है। स्रोत यही बताते हैं कि ये जानकारी अभी गुप्त है। गुप्त क्यों? मतलब क्या वो अभी तैयार नहीं है या बताना नहीं चाहते? हो सकता है दोनों बातें हों। या तो ये उनकी कोई खास तकनीक है जिसे वो बचाकर रखना चाहते हैं, या फिर शायद वो इस संवेदनशील प्रक्रिया पर अभी बहस नहीं छेड़ना चाहते। बदलाव होते हैं गर्भावस्था में, रोबोट उसकी नकल कैसे करेगा? बिल्कुल सही, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हार्मोनल वातावरण बहुत जटिल होता है, और फिर जन्म की प्रक्रिया वो अपने आप में कितनी नाजुक और मुश्किल होती है, उसे रोबोट कैसे मैनेज करेगा। हाँ, ये सिर्फ इंजीनियरिंग के सवाल नहीं लगते, ये तो गहरे वैज्ञानिक और शायद नैतिक सवाल भी हैं। एकदम। और इसीलिए इस घोषणा ने दुनिया भर में एक बड़ी नैतिक बहस भी छेड़ दी है। रिपोर्ट्स में इसका काफी जिक्र है। किस तरह की बहस? यही कि ये तकनीक हमारे प्रजनन की समझ को कैसे बदलेगी, माँ और बच्चे के बीच जो भावनात्मक जुड़ाव होता है उसका क्या होगा, और परिवार की संरचना, उस पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये प्रकृति से खिलवाड़ है, या फिर उन लोगों के लिए एक उम्मीद जो किसी वजह से गर्भधारण नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, जो बांझपन से जूझ रहे हैं, या जिनके लिए गर्भावस्था स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं है, या जो शायद चुनना ही नहीं चाहते, उनके लिए ये एक नया विकल्प हो सकता है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि डॉक्टर झांग ने संकेत दिया है कि वहाँ ग्वांगडोंग में अधिकारियों के साथ नीतिगत, मतलब पॉलिसी लेवल पर बातचीत चल रही है। अच्छा, ये अहम बात है। इसका मतलब वो कानूनी और रेगुलेटरी पहलुओं पर भी ध्यान दे रहे हैं।
वो समझ रहे हैं कि सिर्फ तकनीक बना लेना काफी नहीं होगा, उसे समाज में लाने के लिए नियम कानून भी जरूरी होंगे। सही बात है। अच्छा, आपने पहले की कुछ सफलताओं का जिक्र किया था, जैसे वो फिलाडेल्फिया वाला बायो बैग, क्या ये उसी लाइन में है? हाँ, वो 2017 वाला बायोबैग प्रयोग, जिसमें समय से पहले जन्मे मेमनों को कुछ हफ्तों तक कृत्रिम वातावरण में जिंदा रखा गया था, वो एक जरूरी कदम था। उसने दिखाया कि ये सिद्धांत रूप में संभव है। लेकिन मेमने और इंसान में तो फर्क होगा। बहुत बड़ा फर्क। मेमने का कुछ हफ्तों का विकास और इंसान का पूरे 9 महीने का गर्भकाल, ये जमीन आसमान का अंतर है। मानव भ्रूण का विकास कहीं ज्यादा जटिल है, उसमें कई नाजुक पड़ाव होते हैं, माँ के शरीर से लगातार संकेत मिलते रहते हैं, उसे पूरी तरह से बाहर दोहराना, ये अभूतपूर्व चुनौती है। और फिर इसका सामाजिक पहलू भी है। मतलब ये तकनीक तो मातृत्व को गर्भावस्था की शारीरिक प्रक्रिया से बिल्कुल अलग कर सकती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव ला सकता है। स्रोत बताते हैं कि इससे लिंग की भूमिकाएं, पितृत्व की परिभाषा और प्रजनन की आजादी, इन सब पर जो बहस चल रही है वो और तेज हो सकती है। सही कहा। मतलब ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य में बच्चे पैदा करने के लिए मानव शरीर जरूरी ही नहीं रहेगा। ये तो सामाजिक ताने बाने को बदल सकता है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट में गर्भावस्था का आइडिया है, ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं लग रहा, ये हकीकत बनने की तरफ एक कदम है। हाँ, एक ऐसा कदम जो कुछ लोगों के लिए नई उम्मीद ला सकता है, लेकिन साथ ही बहुत सारे गहरे नैतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक सवाल भी खड़े कर रहा है, जिनके जवाब अभी हमारे पास नहीं है। और अंत में एक सवाल जो हमारे स्रोतों से उभरता है और सोचने पर मजबूर करता है, अगर जन्म, जो शायद सबसे बुनियादी मानवीय अनुभवों में से एक है, वो मानव गर्भ के बिना संभव हो जाए, तो फिर मानव होने का मतलब क्या रह जाएगा? ये वाकई एक गहरा सवाल है। ये तकनीक भविष्य में परिवार, प्रजनन और हमारी अपनी पहचान की धारणाओं को कैसे बदलेगी, ये देखना होगा।